प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। भारत के भूगोल में हम जो है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हमारा एक टॉपिक हो चुका है और उसी टॉपिक के अंतर्गत अभी अधूरा है। आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। तो अब तक हमारे भूगोल के प्लेलिस्ट पर 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा 7वां वीडियो होगा। कृपया आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और इससे अधिकाधिक लाभान्वित होइए। ये हमारा वीडियो जो है आप लोग देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया जो है कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार होगा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, ये हमारा वर्गीकरण चल रहा था। इसमें हमने नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हमारा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा हमारा था कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो हमने अब तक जो है 3 प्रकार के चट्टानों का अध्ययन कर लिया है। पहला हमारा था आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हमारा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें और तीसरा हमारा था कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब हम जो है हमारा जो चौथा होगा वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चौथा नंबर हमारा जो होगा वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो है वो कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो है, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस से जुरैसिक युग के बीच में हुआ। हालांकि अभी आप लोगों को ये नहीं पता होगा या कुछ लोगों को पता होगा, ये हमारे कल्प महाकल्प युग में बांटे गए हैं। तो इसके लिए हम अलग से बाद में एक वीडियो बना लेंगे जिसमें हमने जो है समयों का वर्गीकरण किया है। अभी तक अब आप इतना ही समझिए कि ये कार्बोनीफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। तो इसको जानते रहिएगा। फिर इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है हमारे सबसे ज़्यादा कोयले के, भारत के जितने भी कोयला मिलता है, भारत में जितना भी कोयला प्राप्त होता है उसका 98% कोयला इसी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लीजिए, भारत का 98% कोयला
इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। तो इन्हीं चट्टानों में जो है भारत का 98% कोयला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार कहाँ मिलेगा भारत में? तो इस प्रकार या इस क्रम की चट्टानें ये नदी घाटियों में पाई जाएंगी मुख्य रूप से। जैसे इस प्रकार की चट्टानें दामोदर घाटी, महानदी घाटी और राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, तथा असम में पाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार की चट्टानें या गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ भारत में मिल रही हैं, तो ये दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि इन्हीं घाटियों से या इन्हीं प्रकार की चट्टानों से भारत का 98% कोयला प्राप्त किया जाता है। ये चट्टानें जीवाश्म, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में जो है जीव के अंश मिलते हैं। हालांकि जीव के अंश से ही इन कोयला का निर्माण हुआ है। इन कोयला का निर्माण जो है जीवाश्म से ही हुआ है। वनस्पतियों और बड़े बड़े जानवरों के दबने से ही इस प्रकार के जो है कोयला का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा रहा है जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें बस इतना ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है अगले क्रम की चट्टानों पर चलते हैं। मैं हट जाता हूँ। हमारा पांचवा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप जो है ये दक्कन का पठार है, वहाँ पे जो है एक ट्रैप का निर्माण हुआ है। ट्रैप का निर्माण कैसे होता है? ये ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा होता है।
तो दक्कन ट्रैप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें और कैसी होती हैं। तो आप देखेंगे क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी की क्रिया हुई और उसी ज्वालामुखी की क्रिया के लावा निकला और लावा के ठंडा होने से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे कि इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी की क्रिया से हुई ज्वालामुखी की क्रिया से इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से कैसे हुआ। ज्वालामुखी द्वारा उद्गार होने वाले लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ। इसमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है। इसमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं जो इसमें पाई जाती हैं। बेसाल्ट एक प्रकार का धातु है जो इसके भारीपन का कारण होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानें जो है इसमें पाई जाती है। ये किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात में है। तो दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है, दक्कन ट्रैप का विस्तार ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में भी दक्कन ट्रैप का विस्तार पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप है तो ट्रैप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम मैप के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र वाला है। महाराष्ट्र के बाद जो है ये वाला पूरा क्षेत्र, वैसे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये वाला गुजरात है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र और गुजरात इस वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र का आप लगभग पूरा क्षेत्र ले लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। लेकिन यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में कुछ थोड़ा है और गुजरात में थोड़ा क्षेत्र है। तो इसका अधिकांश विस्तार जो है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में हो गया है और थोड़ा सा गुजरात वाले क्षेत्र में हो। इसके नाम में ट्रैप शब्द जोड़ा गया है। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि इस स्थान पे ज्वालामुखी की क्रिया हुई। तो ज्वालामुखी की क्रिया के जब होती है तो मैग्मा जो है
ज्वालामुखी की क्रिया के माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। वही मैग्मा फिर ठंडा होकर के जब ऊपर जब जम जाता है तो मैग्मा बाहर आया तो उसको हमने लावा नाम दे दिया। अगर अंदर है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो धरातल पे आता है तो हम उसको लावा कहने लगते हैं। तो वही लावा यहाँ पर क्या हुआ, जम गया। अब लावा, ये ज्वालामुखी की क्रिया एक ही बार नहीं हुई, कई बार ये ज्वालामुखी की क्रियाएं होती गई। तो जब जब ज्वालामुखी की क्रियाएं होती थीं तो ऊपर आता था और ये लावा इसी तरीके से विस्तृत होता चला गया। तो ऐसे विस्तृत होते जब चला गया तो इसकी कई परतें बन गई, अलग अलग समयों में अलग अलग परतें बन गई, और ये परतें सीढ़ी नुमा प्रतीत होती हैं, इसलिए इसी को ट्रैप नाम दिया गया है। जैसे सीढ़ी नुमा प्रतीत होती हैं तो इसको ट्रैप नाम दे दिया गया है। तो इसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप। तो इस प्रकार की चट्टानों का क्या उपयोग है? इस प्रकार की चट्टानें भवन व सड़क निर्माण में प्रयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती है। तो इनसे, इस प्रकार की चट्टानों से जो शैल होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, इनका उपयोग भवन निर्माण और सड़क निर्माण में किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए। इसके बाद जो है, इसमें एक पॉइंट इसमें हम लोग और देखेंगे कि चूँकि इन चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है, तो जब इन चट्टानों में जो है अक्षय अपर्दन के पश्चात निक्षेपण होता है तो ऐसी चट्टानों में को जो है एक काली मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग काली मृदा, रेगुर मिट्टी या इस प्रकार की मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है, तो इसलिए इसे कपासी मृदा का नाम भी देते हैं। तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ हम ज़रूर से नोट करेंगे कि इस प्रकार के चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो कपास के खेती के लिए कपास की खेती के लिए, यहाँ की कर लीजिए, खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ऐसी मिट्टी को हम काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास का उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी या कपासी मृदा भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगला पढ़ाते हैं। हमारा अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। हमारा कौन सा नंबर? 6वां नंबर। विंध्यन क्रम की चट्टानें। हमारी अगली मृदा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसका नामकरण जो है विंध्यन, जैसे विंध्याचल विंध्य पर्वत है, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो एक पॉइंट को नोट कर लें, हालांकि महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, फिर भी नोट कर लेते हैं कि इसका नामकरण विंध्यन पर्वत के नाम पर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इस प्रकार की मृदा जो है यहीं पे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ है विंध्यन? अगर हम थोड़ा सा मैप के हिसाब से एक बार आप लोगों को लोकेट कर दें तो बन जाएगा फिगर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। अगर आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो है मालवा का पठार हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बाद जो है आप फिर एक पर्वत देखेंगे, सतपुड़ा है। समझ में आ रही? इसके नीचे जो है फिर आप देखेंगे ताप्ती नदी है, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे बुंदेलखंड है। फिर इसके बाद पूरा ये गंगा का मैदान है। ये जो है आपका गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान, तो इसी बीच में ये जो है हम दर्शाए दे रहे हैं, ये जो है यही विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ यही हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी गंगा के मैदान में एक विभाजक का कार्य करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ विभाजक का कार्य करती हैं। तो ध्यान रहे इसमें विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि गंगा का मैदान वह प्रायद्वीपीय भारत, इसको मिटा दें, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक का कार्य करती है। क्या चीज़ विभाजक का कार्य करती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो नीचे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ऊपर गंगा का मैदान है। तो इनके बीच में जो है वो हमारा है विंध्यन क्रम की पहाड़ियाँ। तो ये विभाजक मतलब बंटवारे का काम करती हैं। यहीं से मान लिया जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत है और उधर जो है उत्तर की दिशा में गंगा का मैदान मान लिया जाता है। ठीक है, तो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसको नोट कर लीजिए। ये चित्तौड़ मतलब राजस्थान से
सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। बिहार तक विस्तृत है, विस्तृत है। मतलब ये चित्तौड़, राजस्थान, इनका कुल मिला के अगर हम देखें कि ये पश्चिमी सिरा है, ये पूर्वी सिरा है। तो पश्चिमी सिरा और पूर्वी, पश्चिमी सिरा इसका जो है राजस्थान के चित्तौड़ जिले से प्रारंभ होकर के जो है सासाराम बिहार तक जाता है, पूर्वी छोर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि इनका निर्माण जो है किस तरीके से हुआ है। तो इस प्रकार के इसका निर्माण देख लेते हैं कैसे हुआ है। इसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इसका निर्माण जो है जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। जल निक्षेप का मतलब है कि नदियों ने जो है धीरे धीरे जो है काट करके यहाँ पर अवसाद लेके आया। यहाँ पे गर्त रहा होगा तो इस जगह पे जो है अवसाद लेके आया, धीरे धीरे जमा किया और जमा करने से जो है यहाँ पर परतदार, इसलिए इसे परतदार चट्टानें भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे परतदार चट्टानें भी पाई जाती हैं, तो इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए कि ये परतदार चट्टानें हैं। ये परतदार चट्टानें हैं, इस बात को जानते रहिए। इसके बाद जो चट्टानें हैं, कैसी चट्टानें हैं, तो चट्टानों में किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि प्रकार की चट्टानें हैं। तो नोट कर लीजिए, इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब चूना पत्थर जो है इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता है, थोड़ा सा अलग से जानकारी है, हम लोग नोट कर लेंगे कि चूना पत्थर जो है, इसको इस तरीके से हम नोट कर लेंगे कि चूना पत्थर का काम सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग में हम चूना पत्थर का काम देखते हैं। बलुआ पत्थर को हमने कहाँ देखा, तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है कहाँ हुआ है, तो लाल किला का मतलब कहाँ से, मतलब दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में है लाल किला। तो जो दिल्ली का लाल किला बना हुआ है वो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल उसमें हुआ है। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जो है दिल्ली के लाल किले में किस पत्थर का निर्माण हुआ है, तो आप कह दीजिएगा कि बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और इसको यहाँ जो है इस पत्थर का निर्माण जो है आप देखे होंगे सांची के स्तूप में भी हुआ है। ठीक है, यहाँ भी नोट कर सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ भैया, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है,
मध्य प्रदेश। तो सांची के स्तूप में भी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा जो है आप विंध्ययन क्रम की चट्टानों के बारे में जानते रहिएगा। इसके बाद हमारा अगला है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम आगे बताते हैं। हमारा 7वां नंबर होगा टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें क्या होता है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है इसे हिमालयी क्षेत्रों का क्या हुआ है निर्माण, यह हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसा कह दीजिए कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की चट्टान, इस प्रकार की चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें हिमालयी थोड़ा सा गलत, हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में भी इस प्रकार की चट्टानें सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इसके तटीय भागों में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो सामान्यतः ये इस प्रकार की चट्टानें जो है हिमालयी क्षेत्रों में जो है इस क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है, यह कश्मीर से बस इसमें इतना ही नोट कर लीजिए, काफ़ी है, पर्याप्त है। इसके बाद महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारा अगला हो जाएगा, एक पॉइंट काफ़ी है। तो आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो बता दीजिएगा कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। लास्ट वाला हमारा एक और बचता है, लास्ट में क्वार्टनरी चट्टानें हैं, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें हैं, उसको नोट करें। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वाला मेरा है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? तो जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उनके ऊपरी भागों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बस आप इतना ही नोट कर लीजिए, या हम नदी घाटियों के नाम भी लिख देते हैं। यह कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी, आदि के ऊपरी भागों में पाई जाती है।
पाई जाती है। तो इस प्रकार की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती हैं और उन नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे हमने देख लिया जितनी भी भारत में नदी घाटियां हैं सभी नदी घाटियों में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाए। जैसे नदी घाटी आप देख रहे हैं कि नदी घाटी का मतलब नदी का थाला है, तो इधर इधर और इधर ये सब इसकी घाटियां होती हैं। अगर नदी बीच से होकर बह रही है इस तरीके से नदी इस पार्ट से होकर बह रही है, ये जो इसका एरिया है ये सब नदी घाटी कहा जाता है। तो इसके इस ऊपरी वाले छोर पर या इधर ऊपरी वाले छोर पर पाई जाती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। और इसमें जो है कश्मीर घाटी अगर आ गया तो कश्मीर घाटी में थोड़ा अलग से है, इसको नोट कर लीजिएगा। कश्मीर घाटी में इसको मैं स्टार लगा के थोड़ा नोट, कश्मीर घाटी में करेवा मृदा पाई जाती है जो करेवा मृदा पाई जाती है जो केसर, बादाम व जाफरान के लिए, जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब है कि करेवा एक प्रकार की मृदा होती है जो कश्मीर की घाटी में ही पाया जाता है। तो इसमें जो है केसर, बादाम व जाफरान की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण चीज़ है, कीमती चीज़ें होती हैं ये। तो इस प्रकार की खेती, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करेवा क्या है, तो करेवा एक मृदा है। कहाँ पाई जाती हैं, तो कश्मीर की घाटी में पाई जाती हैं, याद है। इसमें केसर, बादाम और जाफरान की खेती की जाती है, उसके लिए ये बहुत उपयोगी होती हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को हमारी ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग जो है या कमेंट करके बताइए, हमें भी खुशी होती है कि ये हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो कृपया कमेंट करके हमारे हौसले को अफजाई करें। हम मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।